वो उसकी आवाज़ पर एक झटके से मुड़ी थी। पीछे खड़ा नफीस मुस्कुराती निगाहों से उसके सरापे को देख रहा था। उसकी सभी पेशानी पर नागवारी से लकीरें नमूदार हों। मैं जानती हूँ कि हर रंग जचता है मुझ पर, इसीलिए आपकी आगाही की कोई ज़रूरत नहीं है। रुखाई से कहकर उसने चेहरा फेरा, लेकिन उसने तो जैसे सुना ही नहीं था। आगे बढ़कर उसकी गलाफी आंखों में झांका। शहद रंग आंखें नागवारी से चमक उठी थीं। इतना नखरा, इतना गुस्सा सिर्फ मेरे लिए, और जब दूसरों से बात करती हो तब तो मुंह से फूल झड़ रहे होते हैं। क्यों इतना जुल्म सिर्फ मुझ पर? क्यों? कोई गुस्ताखी कर दी क्या मैंने? मुस्कुराते लहजे में कहता वो मुसलसल उसके चेहरे का नज़रों से तवाफ कर रहा था। उसे देखते अमल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। गुस्ताखी करने वालों को मैं सिर्फ लफ्ज़ों की मार नहीं मारती, उनके लिए हमेशा कड़ी सज़ाओं का बंदोबस्त किए रहती हूँ। और जहाँ तक आपकी बात है, एक नाकिदाना निगाह उस पर डाली उसने, तो आपका शुमार ना तो मैंने कभी कराबतदारों में किया है और ना ही मेरा आइंदा ऐसा कुछ करने का इरादा है। आप मेरे लिए सिर्फ मेरे ताया के बेटे हैं, जिनसे बात करना मुझे सख्त नापसंद है, क्योंकि मैं हर किसी को पसंद नहीं कर लेती। बहुत करारा सा जवाब देकर उसने नफीस के बदलते तासुरात देखे। उसके चेहरे पर यकदम हद तक नमूदार हुई। बहुत गरूर है ना तुम्हें खुद पर? जी है तो। कोई अब मसला? आपको कोई मसला है? रुक कर एकदम बरहमी से पूछा तो नफीस ने दांत पीसे। वैसे तो बड़ी तमीज़दार हो। लोग तो कहते हैं कि अमल को बात करना नहीं आती किसी से, कुछ पूछो तो जवाब देना नहीं आता। और अगर जो उन्होंने तुम्हारी ये शोला बयानी सुन ली तो सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी उनकी। उसने कंधे उचकाए। गलत फहमी का शिकार वो हैं तो रहें। मैंने नहीं कहा था लोगों को कि मेरे बारे में अंदाजे कायम करें। मैं जो हूँ जैसी हूँ, अगर उन्हें या किसी को भी और। एक पल को उसने आंखें घुमाई थी। मुझसे मसला है तो ना आया करे मेरे घर, ना किया करे मुझसे बात। मैं तो किसी के पैर नहीं पड़ी जाकर के आए और मुझसे बात करें। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दिमाग ख़राब करने। सर को झटका उसने। आज बड़ी गलत फहमी दूर हो गई है वैसे मेरी। उसे चुभती हुई नज़रों से देखकर वो बोला तो अमल ने स्याह लटकान के पीछे उड़सी चांदी की बाली एक लम्हे को चमकी थी। हो गई ना, आइंदा मुझसे बात मत कीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो रहा दरवाज़ा। हाथ लंबा करके उसने दाखिली दरवाज़ा दिखाया। आप जा सकते हैं। तने तासुरात लिए वो उसके मुंह पर दरवाज़ा गोया बंद करके पलटी थी। कमर पर गिरते रेशमी से बाल लहरा गए थे। खुले ट्राउज़र में उसका कद और दराज लग रहा था। चांदी की बालियां उसकी चाल पर हलकोरे ले रही थी। उसी वक्त अर्जुमंद किचन से निकली तो उसे नागवारी से देखा। अमल जो पहले ही घूमे हुए दिमाग के साथ किचन की जानिब बढ़ रही थी, नोटिस लिए बगैर आगे बढ़ी। अर्जुमंद ने कुलस कर उसे आवाज़ दी थी, अमल। उसने बस चेहरा घुमाया था। कुछ और औरतें भी दोनों की जानिब मुतवज्जो हुई थीं। दूर से शायद वो नफीस को उसके साथ बात करता देख चुकी थी, और इसी बात पर उन्हें बेतरह से गुस्सा चढ़ा था। ये क्या तुमने बाल खोल रखे हैं अपने इस तरह? हाँ, तुम्हें थोड़े दिनों पहले ही समझाया नहीं था मैंने कि यूं इस तरह से मत घुमा करो। लोगों का ईमान खराब करने पर तुली हुई है ये लड़की। एक पल को सब कुछ रुक सा गया। लाउंज में विराजमान सारे मेहमान अब उन दोनों की जानिब पूरी तरह मुतवज्जो थे। दाखिली दरवाजे से अंदर आता वली ठहर सा गया था। वो अच्छा वाले अंदाज में उनकी जानिब मुड़ी, फिर हाथ बांधकर उन्हें सर्द नज़रों से देखा। अमल गुस्से में थी, सख्त गुस्से में। पहले बेटा और अब ये उसकी माँ। कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई मसला? उसकी आवाज़ बर्फ हो रही थी। अर्जुमंद उसके इस अंदाज पर गड़बड़ा सी गई। मैं तुम्हें अच्छी बात समझा रही हूँ और तुम उल्टा मुझसे बदतमीजी कर रही हो। अरे देखो तो ज़रा इस टांग जितनी लड़की को। वो अब ऊंचा बोलकर सबको मुतवज्जो कर रही थी। बीजान भी किचन के दरवाजे में चली आई, मगर अमल वैसे ही खड़ी रही। ये अच्छी बात जाकर अपनी बेटी को भी तो समझाए ना ताई जान, क्योंकि मुझे तो मेरे बाबा ने कभी भी बाल खोलने से मना नहीं किया, और ना ही मेरी बीजान को इससे कोई मसला है। अगर मसला है तो आपको या आपके बेटे को है, लेकिन मैंने आप लोगों को खुश करने का ठेका नहीं ले रखा कि जैसे आप चाहेंगे मैं उसको वैसे वैसे ढालती जाऊंगी। मुझे खुले बाल अच्छे लगते हैं और मैं उन्हें ऐसे ही खोल कर रखूंगी।
آپ کی بیٹی کے بال اس لیے نہیں کھلتے کیونکہ اس کے بال کھولنے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ سو وہ رکی، آنکھیں اب تک ویسی ہی اسپاٹ تھیں اور لہجہ سرد۔ ارجمن کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ مجھے آئندہ اس طرح مت کہیے گا تائی جی، میں بہت عزت کرتی ہوں آپ کی، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے کوئی گستاخی سرزد ہو جائے، کیونکہ میری زبان کا ذائقہ تو اب تک آپ چکھ ہی چکی ہوں گی۔ آخر میں مسکرا کر وہ پلٹی تو ولی ہلکا سا مسکرایا۔ ارجمن نے کھنکار کر جیسے آس پاس جمی بے عزتی کو ختم کیا۔ زمانی نے کچن میں داخل ہوتی عمل کو خفگی سے دیکھا تو اس نے شانے اچکائے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکراتا ہوا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ واقعی کیا تیکھا ذائقہ ہے آپ کی زبان کا بی بی۔ لان کے دوسری جانب جاتے ہوئے وہ بڑبڑایا تھا۔ نگار بیگم اور ہاشم بہت سے مہمانوں کو لے کر رسم کے لیے حویلی کے اندر داخل ہوئے تو بے اختیار شور سا اٹھا۔ لڑکیاں داخلی دروازے پر جمی ہاتھوں میں گلاب کی پتیوں سے بھری پلیٹیں اٹھائے ہوئے تھیں۔ اس نے بھی ایک پلیٹ پکڑ رکھی تھی اور ساتھ ہی ناجیہ بھی کھڑی تھی۔ رونے کے باعث جو میک اپ خراب ہو گیا تھا وہ پھر سے ٹھیک کر کے اپوز مردگی سے پلیٹ اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ کھڑی عمل کا موڈ بھی کافی حد تک آف ہو چکا تھا۔ اگر جو شادی اس کے بھائیوں کی نہ ہوتی تو وہ کمرے میں سو رہی ہوتی اس وقت۔ بیزاری سے مہمانوں کو دیکھتے وہ سوچ رہی تھی۔ گھر میں لڑکی والے داخل ہوئے تو ان پر پھول برسائے گئے۔ نگار بیگم اور بی جان دروازے میں کھڑی ایک دوسرے سے گلے مل رہی تھیں۔ مبارکبادوں اور حال چال کے بعد سب کو سجے سجائے ٹی وی ہال میں بٹھایا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد نثار اور بختیار کو بھی جھولے میں بٹھایا گیا۔ سفید کرتوں میں ملبوس اس کے دونوں بھائی بھرپور انداز میں مسکرا رہے تھے۔ اس نے پلیٹ رکھ کر ہاتھ آپس میں رگڑے۔ ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ ناجیہ نے بھی اس وقت ہاتھ رگڑے تھے۔ ٹھنڈ کتنی بڑھ گئی ہے ایک دم سے، ناجیہ نے کہا تو اس نے سر اثبات میں ہلایا، پھر گردن گھما کر ولی کو تلاشا۔ وہ نظر نہیں آیا تو نگاہیں مایوس سی پلٹ آئیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے بھی آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کے سر سے پیسے وار کر رسم اور ایک پتے پر ملی ہلدی میں سے ذرا سی لے کر ان کے چہروں پر لگائی۔ بختیار مسکرا رہا تھا، البتہ نثار جھنجھلایا تھا، مگر اس نے شرارت سے ذرا سی ہلدی لے کر اس کے ناک پر لگائی تو بہت سے کہے بلند ہوئے۔ رسم ہوئی تو کھانا شروع کر دیا گیا۔ اب لوگ جھٹ کر ادھر ادھر ٹولیوں میں بٹے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے بھی اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول لیے اور بھوک بالکل نہ ہونے کی وجہ سے چمچ ادھر ادھر پھیرنے لگی۔ بار بار نظریں داخلی دروازے کی طرف جا کر پلٹ آتی تھیں، پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا وہ۔ جب دل بے چین ہونے لگا تو وہ اٹھ کر دروازے کے پاس چلی آئی۔ پتھریلی روش پر ذرا آگے کو قدم بڑھائے تو لان کی جانب دیکھا، وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ دور بچھی چارپائیوں پر وہ ڈیرے کے بہت سے ملازمین کے ساتھ بیٹھا تھا، کسی ملازم کی بات سنجیدگی سے سنتا۔ اس نے کبھی بھی خود کو اس گھر کا فرد بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت بھی ملازموں کے درمیان بیٹھے اس نے خود کو واقعی اس گھر کا ملازم سمجھا تھا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ ولی نے بات سنتے سنتے ذرا سا رخ روش کی جانب کیا، جیسے کسی کو دیکھتا پا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ عمل بے اختیار اطراف میں بنی جھاڑیوں کی اوٹ میں ہوئی۔ ابھی کچھ لمحے پہلے ہی کی بات وہ نہیں بھولی تھی بالکل۔ بے دلی سے پلیٹ پکڑے وہ اندر آئی، کچن میں آ کر پلیٹ رکھی اور پھر لاؤنج میں بی جان کی طرف آئی۔ بی جان میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کمرے میں جا رہی ہوں اپنے۔ یہ کہہ کر وہ زینے چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر دوپٹہ ایک جانب کو ڈال کر لیٹ گئی۔ دل بہت بوجھل ہو رہا تھا اور ولی احمد بے طرح سے یاد آ رہا تھا۔ لان میں بیٹھے ولی نے گردن ذرا اٹھا کر اس کے کمرے کی جلی لائٹ کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتا دوبارہ سے ملازمین کی طرف متوجہ ہوا۔ توبہ بھائی توبہ ہے اس لڑکی کی زبان سے، ایک ذرا سی بات کیا کر دی میں نے، وہاں 50 لوگوں کے درمیان رگڑ کر رکھ دیا اس نے مجھے۔ ارے میں کہتی ہوں کہ ایسی زبان دراز لڑکی کو کیوں بناؤں میں اپنے گھر کی بہو۔ غضب خدا کا، نہ کوئی تمیز تہذیب نہ بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ ہے اسے۔ توبہ۔ غصے سے مرچیاں چباتی ارجمن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عمل کی گردن ہی کچل کر رکھ دے۔ رہ رہ کر انہیں اپنی بھرے مہمانوں کے سامنے ہوئی بے عزتی یاد آ رہی تھی۔ ایک جانب صوفے پر تھکی سی بیٹھی ناجیہ نے بیزاری سے دیکھا تھا انہیں، تو کیا ضرورت تھی آپ کو اتنے لوگوں میں اسے کچھ بھی بولنے کی؟ اس دن بھی آئی تو آپ نے کہیں کا غصہ کہیں اتار دیا۔ ظاہر ہے پھر کون برداشت کرتا ہے اتنا، وہ بال کھولے یا پھر باندھے، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس پر ولی کے رویے کی کثافت چڑھی تھی، اسی لیے بیزاری سے ماں کو کہہ دیا،
कोई और वक्त होता तो वो बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होती उस सारी गपशप से, मगर अभी अभी दिल पर बहुत कुछ जमा हुआ था। उस वक्त नज़ीर और नफीस लाउंज में आकर बैठे थे। हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही थी, अकल से पैदल। उन्होंने हाथ नचा कर कहा तो उसने सोफे की पुश्त पर खुद को गिरा लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि सारे लोग उसे देख रहे थे, चहमिगोइयाँ कर रहे थे कि कैसी हसीन लड़की है, एक दूसरे से पूछ रहे थे कि किसकी बेटी है, कहीं रिश्ता हुआ उसका या नहीं, और एक तुम हो, हम उम्र हो तुम उसकी, मगर मजाल है जो किसी ने तुम्हारी तरफ ज़रा भर भी तवज्जो दी हो। सब उसे ही देख रहे थे, उसे ही सराह रहे थे। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी इससे ज़्यादा। और ये जो भाई है तुम्हारा, एक सख्त नज़र नफीस पर डाली तो वो खफीफ सा होकर नजरें चुरा गया। कैसे पीछे पड़ा हुआ है उसके, देख लिया ना कि कितनी इज्जत की है उसने तुम्हारी और मेरी उस भरे मजमे में। कल ही कहूँगी हसन से कि ये रिश्ता वापस लें, हमें नहीं करनी ऐसी बदजुबान लड़की से शादी। गुस्से से खोलती, वो दुखते पैर को ऊपर चढ़ा कर बैठी तो नफीस और नाजिया बैक वक्त सीधे हुए। नज़ीर अलबत्ता सब कुछ इंतहाई गैर दिलचस्पी से देख रहा था। मेरा और अमल का क्या मुकाबला भला, नाजिया ने बिगड़ कर कहा, मगर नफीस अपनी ही कह रहा था। क्यों लेंगी आप रिश्ता वापस? कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ भी करने की। मैं उसी से शादी करूँगा और इस घर की बहू भी वही बनेगी, बस। हाथ उठाकर कहता वो एकदम ही बहुत मुदब्बिराना सा नजर आने की कोशिश कर रहा था, मगर आगे से भी अर्जुमन चमक कर बोली, और अभी कुछ देर पहले जो तुम्हारी इज्जत अफजाई की है उसने, वो क्या भूल गए हो? वो क्या? उसके कान सुर्ख हुए। वो सब निकाल दूंगा मैं उसके सारे कसबल निकाल दूंगा, मगर पहले उसे इस घर में तो आने दें, सारे बदले लूँगा उससे मैं। मगर अब दोबारा रिश्ता वापस लेने की बात नहीं करेंगी आप? तुमने देखा क्या है उसमें आखिर? नज़ीर ने पहली दफ़ा बहुत बेजारी से कहा तो नफीस मुस्कुराया। एक बात है नज़ीर, वो जो भी हो, जैसी भी ज़ुबान की हो, मगर उस जैसी खूबसूरत लड़की इस पूरे गांव में कोई नहीं है। वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। नज़ीर फिर से पीछे होकर बैठ गया था। अर्जुमन ने आंखें निकाल कर उसे देखा। देखो तो सही, ज़रा कैसे बेशर्मी से जिक्र कर रहा है उसकी खूबसूरतियों का। इसीलिए बुरी लगती है वो मुझे कि किसी भी मर्द को लुभाने से बाज नहीं आती। एक ज़रा सी शक्ल अच्छी क्या मिल गई है, हमारे लिए मुसीबत ही हो गई। वो अब तक गुस्से में उसे जली कटी सुना रही थी, मगर वो किसी भी बात की परवाह किए बगैर उठ गया था। नज़ीर भी उसके साथ ही उठ गया था। देखो तो नफीस को, कैसे माँ के मुंह पर बोल कर गया है। अरे बेड़ा गर्क हो उस अमल का, मेरा बेटा मुझसे जुदा कर दिया उसने। बुलंद आवाज़ में अमल को गायबादा कोसने देती वो उबलते गुस्से को बाहर निकाल रही थी। नाजिया भी बेदिली से उठ गई तो वो कुछ देर बुड़बुड़ा कर खुद ही खामोश हो गई। जर्द रोशनियां वैसे ही लाउंज को मुनव्वर किए हुए थीं। दूसरी जानिब बीजान ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई तो एक पल को उन्हें कुछ दिखाई ही ना दिया। टटोल कर दीवार पर बटन तलाश किया और फिर एकदम से बटन पर हाथ लगते ही कमरा जैसे रोशनी में नहा गया था। वो बेड पर लेटी बाजू आंखों पर रखे हुए थी। एक पल को बाजू हटाया और फिर रख दिया। लाइट बंद कर दें बीजान, उसकी कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी तो बीजान कमरे में चली आई। पीछे ही जमान खान दाखिल हुए थे। खंकारे तो वो बेसाख्ता उठ बैठी और बेड पर गिरा दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाया। गुलाबी लिबास मलगजा सा हो गया था और बाल बिखरे हुए थे। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, हाँ? और ये क्या था कुछ देर पहले जो किया तुमने? बीजान की खफगी पर उसने अनजान बनते हुए उन्हें देखा। क्या क्या किया मैंने? जमान भी सामने रखे सोफे पर बैठ चुके थे और अब दोनों उसी को देख रहे थे। अनजान मत बनो। अभी जो अर्जुमन भाभी के साथ तुमने किया वो क्या था? कितनी बुरी बात है ऐसे सबके सामने उन्हें जवाब देना। अब्रू बाहम मिलाए वो बहुत खफगी से बोलकर जमान के साथ ही बैठ गई। तो क्या अकेले में कहती उनसे ये सब? मासूमियत से पूछा। जमान ने बेख्तियार मुस्कुराहट दबाई थी। मैं क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रही हो? उनकी खफगी सवाह होने लगी। तुम्हें आदत का पता नहीं है क्या अर्जुमन भाभी की? किसी बात पर गुस्से में आ जाएं तो बहुत बुरी तरह पेश आती हैं वो। जी, और जिस तरह थोड़ी देर पहले वो मेरे साथ पेश आई थी, शहद तो वो भी नहीं था। मैं क्या कोई दीवार हूँ या घर में रखा कोई पौधा हूँ जिसे वो जब चाहे जो चाहे मर्जी बोल दे? उन्होंने भी तो बीच रास्ते में बहुत नाजेबा तरीके से बहुत गलत बातें कही थी ना मुझे। अगर इज्जत उन्हें इतनी ही प्यारी है तो ना कहें उल्टी सीधी बातें। और बीजान,
मैंने कोई भी बदतमीज़ी नहीं की उनसे। क्या मैं चिल्लाई थी उन पर, या मैंने कोई ऐसी बात कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए? नहीं ना, मैंने सिर्फ उनके अल्फाज उनको लौटाए थे, ताकि ज़रा उन्हें भी तो मालूम हो कि उनके लफ्ज़ कितने कड़वे और कसीले होते हैं। वो एक ही सांस में बोलकर खामोश हुई, तो चंद पल बीजान कुछ बोल ही ना सकी। ज़मान भी खामोशी से उसे देख रहे थे। लेकिन फिर भी अमल, तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए थी उनसे। वो बड़ी हैं, ना सिर्फ मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं, बल्कि ख़ानदानी लिहाज से भी उनका रुतबा बुलंद है। हमें आगे वाले को देख कर बात करनी चाहिए होती है बच्चे। उनका लहजा नर्म हुआ था आपके, मगर अमल ने नफ़ी में सर हिलाया, जैसे उनकी बात से इख्तलाफ हो। बीजान, बड़ा होने का मतलब क्या होता है? बड़ा होने का मतलब होता है बड़ी कुर्बानियाँ देना। बड़ा होने का मतलब होता है छोटों की गलतियों पर उनको स्वभाव से समझाना। बड़ा होने का मतलब होता है बहुत बहुत कुछ बर्दाश्त करना। बड़ा होने का मतलब होता है कि दूसरों को माफ़ कर देना। और ये जो हमारे बड़े हैं ना, रुतबे और उम्र के फ़र्क की वजह से खुद को इतना आला गर्दानते हैं कि गोया छोटे तो कदमों की धूल ही हों। उन्हें जो भी कुछ कहा जाए वो सर झुकाकर अच्छा बुरा ही जाने, जवाबन बात गलत या सही उफ तक ना करें। ये है उनका बड़ापन। लेकिन बीजान, मैं ऐसी हरगिज़ भी नहीं हूँ। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ। 1965 की कोई दोशीज़ा नहीं हूँ जिसे 100 बातें भी सुना दो तो वो गूंगी बहरी बनकर सुनती रहे, या फिर गलत सही की पहचान किए बगैर हाँ जी करती रहे। एहतराम अगर इन्हीं बातों का नाम है तो मुझे वाकई ये सब नहीं करना आता। और रही बात ये कि आगे वाले को देखकर बात करनी चाहिए, तो बीजान, मैंने भी आज उन्हें समझा दिया कि मैं कोई बेजुबान पौधा या कोने में पड़ा काठ कबाड़ नहीं हूँ जिसे वो जो कहेंगी कहती रहेंगी। आज के रवैये के बाद वो आइंदा मुझसे भी कहने से पहले, कुछ भी कहने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगी। बिना सांस लिए वो बहुत रवानी मगर नर्म और मजबूत लहजे में बोली। वो चुप हुई तो जमान ने गर्दन जरा तिरछी करके गुलाबी जोड़े में खिलती सी अमल को देखा। बीजान तो सख्ते में ही चली गई थी। अमल, बेयकीनी से बस यही निकला था उनके मुंह से, मैंने तुम्हें ये सब तो नहीं सिखाया था। बहुत सदमे से उन्होंने कहा तो अमल उनकी मासूमियत पर मुस्कुराई। बिल्कुल, आपने मुझे ये सब नहीं सिखाया, हालांकि आपको सिखाना चाहिए था। ये सब मैंने खुद ही सीखा है बीजान, अपनी मेहनत से। इसे आप मेरे तजर्बे का निचोड़ समझ लें। अब के उसने जमान को देखा तो वो खुलकर मुस्कुराई। वो कह तो रही है जमानी कि उसने बदतमीजी नहीं की भाभी से, फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? भाभी ने जो भी कहा नहीं कहना चाहिए था उन्हें। अब तुम छोड़ो इस किस्से को और चलकर सो जाओ। मैं तो समझा पता नहीं हो क्या गया है, लेकिन अब मेरी बेटी की बात सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो अपने मसले खुद सुलझाने की अहलियत रखती है। चेहरा फेर कर एक नज़र उसे देखा तो उसके दिल से अनदेखा बोझ सा हटा था, जो कम से कम आगा जान तो उसे समझते थे ना। बीजान मान गई, मगर अब भी उससे खफा ज़रूर थी। आइंदा ऐसा कुछ भी हो तो खुद ना सारे हिसाब किताब बराबर करने खड़ी हो जाना। मुझे बताना, मैं खुद बात करूँगी। हाँ जी, आपको बता दूँगी तो आप जी जी में सर हिलाती रहेंगी। अब ज़्यादा ना बोलो माँ के सामने, चंद किताबें पढ़कर बोलना आ गया है बड़ा। खफकी से उसे देखती वो कमरे से बाहर निकली तो जमान भी मुस्कुराते हुए उठे, फिर उस तक आए, सर पर हाथ रखा। उनकी शफकत भरी मुस्कुराहट आई थी चेहरे पर। मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है, मामलात को समझती है और उन्हें हल करना भी जानती है। लेकिन अगर कोई तुम्हारे इस हक बजानिब होने पर तुमसे बदला ले तो तुम अपने बाबा के पास आओगी, और अगर बाबा के पास ना आ सको तो वली के पास जाना। हम दोनों बराबर हैं तुम्हारे लिए। आखिरी बात पर उनके चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट गायब हुई थी। जमान उसका गाल थपथपा कर बाहर की जानिब बढ़े, मगर वो बैठी रह गई। हम दोनों बराबर हैं तुम्हारे लिए। आगा जान के जुमले की बाज गश्त अब तक समात में उतर रही थी। फिर गहरा सांस लेकर वो उठ गई। इशा की नमाज अभी पढ़ना बाकी थी।